नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले 12वीं के बोर्ड में सिर्फ 4 प्रश्न पूछे जाते थे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, जो सिर्फ चार नंबर के होते थे। इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो पहली बार हम आपके लिए आज पहले उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिसमें सन और तारीखें पूछी जाती है। तो इनमें थोड़ी सी तारीखें और ये आप ठीक से देख लेना। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है 1868 से 1900, 1843 से 1885, 1868 से 1898 और 1885 से 1903। इसका जो सही जवाब है वो है 1868 से 1900। 1868 में क्या हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा, उसका प्रकाशन हुआ था और 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो इन दो पत्रिकाओं के बीच का जो समय है उसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1868 से 1900 तक मानी जाती है। लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1857 से लेकर के 1900 तक है। लेकिन हमारी पुस्तक में ये दे रखा है तो हमें इसी पर गौर करना है। 1843 से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है और 1885 में भारतेंदु का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जिस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा उस युग की समय सीमा क्या है? 1903 से 1920, 1900 से 1920, 1900 से 1918 और 1918 से 1936। तो जो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो मानी जाती है 1900 से लेकर के 1918 तक। ये 18 वर्ष का जो समय है इसको द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अगला अपना प्रश्न है, छायावाद की समय सीमा मानी जाती है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जयशंकर प्रसाद की रचना झरना जो 1918 में प्रकाशित हुई थी उससे छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन छायावाद की जो समय सीमा है वो है 1918 से 1936 के बीच। 1918 से 1936। यहां ध्यान देने की बात यह है कि कुछ लोग इसको 1918 से 1938 तक बताते हैं। ये जो 2 वर्ष का जो समय है इसको हलावाद कह सकते हो, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा कह सकते हो। तो छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 अर्थात 18 वर्ष। अगला हमारा प्रश्न है, प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। प्रगतिवाद की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन है 1936, 1943, 1953 और 1960। तो इसका सही जवाब है 1936। प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 से मानी जाती है। लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था और मुंशी प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। प्रयोगवाद कब से शुरू हुआ? तो प्रयोगवाद का ऑप्शन है 1936, 1943, 1953 और 1960। तो प्रयोगवाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा शुरू किया गया और इसकी शुरुआत मानी जाती है 1943 से। इसको नई कविता का जनक के रूप में मानते हैं। इससे ही नई कविता का जन्म हुआ। नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ? नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन पहली बार कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1954। 1954 में नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। अगला हमारा प्रश्न है, शाठोत्री कविता का समय माना जाता है। 60 के बाद का शाठोत्री कविता का समय क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब है 1961। तो अगला प्रश्न है, शाठोत्री कविता का ये 1961 नहीं है, इसका आंसर है 1962। तो जो शाठोत्री कविता है उसका समय 1962 से माना जाता है। अगला प्रश्न है, ए कहानी की शुरुआत मानी जाती है। ए कहानी 1957, 1958, 1960 और 1961। तो इसका सही जवाब है 1960। ए कहानी की शुरुआत 1960 में हुई थी। नवा प्रश्न है, सचेतन कहानी की समय सीमा है 1960 से 1970, 1970 से 1980, 1965 से 1975 और 1975 से 1985। तो इसका सही जवाब है ये 10 वर्षों का जो समय है 1960 से 1970 का, इसको सचेतन कहानी की समय सीमा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी का परिवर्तन कब से हुआ? समांतर कहानी का परिवर्तन कब से हुआ?
1963 से, 64 से, 1970 से और 1971 से। इसका सही जवाब है 1971। अगला प्रश्न है, तार सप्तक की शुरुआत मानी जाती है। तार सप्तक की शुरुआत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने की थी। उन्होंने कुल 3 तार सप्तक प्रकाशित किए। एक जैसी विचारधारा वाले, समान विचारधारा वाले 7 कवियों की संपूर्ण रचनाओं का एक साथ प्रकाशन तार सप्तक कहलाता है। तो तार सप्तक की जो शुरुआत मानी जाती है 1936, 38, 1943 और 1953। तो इसका सही जवाब है 1943। 1943 में ही प्रयोगवाद शुरू हुआ था और 1943 में ही तार सप्तक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में, 1951 में, 1953 में और 1959 में। जो दूसरे तार सप्तक की जो समय सीमा है वो है 1951। अगला है, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में, 1959 में, 1953 में, 1979 में। तो इसका सही जवाब है 1959 में। यह अगेन है, तीनों तार सप्तक अगेन ने संपादित किए थे। अगला है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? हिंदी की मशहूर जो पत्रिका है सरस्वती, इसका प्रकाशन कब हुआ था पहली बार? तो इसका सही जवाब है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ। ये काफी वर्षों तक चली। हिंदी की सबसे मशहूर प्रतिष्ठित ये पत्रिका थी और कोरोना के कारण पिछली बार इस पत्रिका को कई सालों बाद में वापस शुरू करने का प्रयास किया गया था। कोरोना नहीं होता तो शायद अब तक इस पत्रिका का वापस प्रकाशन हो जाता। अगला प्रश्न है, आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब से संभाला? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से बने? तो 1900 से, 1920 से, 1903 से, 1918 से। तो इसका सही जवाब है 1903 से। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और 1920 तक वो इस पद पर रहे। अगला प्रश्न, भारतेंदु की पत्रिका कवि वचन सुधा कब से प्रकाशित हुई? 1950 से, 1968 से, 1983 से और 1985 से। तो इसका सही जवाब है 1968 से। 1968 में कवि वचन सुधा प्रकाशित हुई। 1950 में भारतेंदु जन्मे थे, 1983 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और 1985 में भारतेंदु का निधन हो गया। तो इसका सही जवाब है 1968 में। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? भारतेंदु युग मंडल के जो कवि थे उनमें से इनमें से कौन सा भारतेंदु युग का कवि नहीं है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास या फिर बालकृष्ण भट्ट। हम जानते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या थे? ये कवि थे। लेकिन ये जो बालकृष्ण भट्ट था ना, ये भारतेंदु युग का सबसे बड़ा निबंधकार था, तो ये कवि नहीं था। ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, क्योंकि चारों नाम ही भारतेंदु युग के बड़े साहित्यकारों के हैं, लेकिन ये 3 कवि और ये क्या है? पत्रकार है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल, बीज वपन काल, पुनर्जागरण काल या फिर आधुनिक काल। देखिए, आधुनिक काल तो ये पूरा का जो दौर था उसी को आधुनिक काल कहा जाता है, और जागरण सुधार काल जो है वो द्विवेदी युग को कहा जाता है। बीज वपन काल भी द्विवेदी युग को कहा जाता है, और भारतेंदु युग का जो सही नाम है वो है पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं थे, इनमें से कौन वो है जो भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं थे? प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। ये वास्तव में निबंध सम्राट हैं, लेकिन ये भारतेंदु युग के नहीं थे। अगला है, भारतेंदु युग में कौन सी विधा कम फलीभूत हुई? इनमें से हिंदी की जो विधाएं दे रखी है, इनमें से वो कौन सी विधा है जो भारतेंदु युग में सबसे कम विकसित हुई? नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी। नाटक भारतेंदु ने खूब लिखे, निबंध भी इस दौर में खूब लिखे गए, उपन्यास भी खूब लिखे गए, लेकिन कहानी विधा जो है ना, उसका विकास भारतेंदु युग में सबसे कम हुआ। यह विकसित हुई सही मायने में द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के सबसे सफल नाटककार थे? गोपाल राम गहमरी, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु युग के सबसे सफल जो नाटककार थे वो भारतेंदु खुद थे। सबसे बड़े नाटककार भारतेंदु युग के भारतेंदु खुद थे। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पट्ट शिष्य कहलाए? पट्ट शिष्य या मानस शिष्य या मानस पुत्र, उनके चरणों पर चलने वाले कौन कहलाए? श्रीधर पाठक,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त या नाथुराम शर्मा शंकर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो पट शिष्य है वो मैथिली शरण गुप्त है। उन्होंने साकेत जो लिखा वो इनकी प्रेरणा से ही लिखा। और एक जगह मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि करते भी कैसे तुलसी मानस नाद, अगर ना मिला होता उन्हें महावीर का प्रसाद। तो एक तरह से मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना क्या माना था? गुरु माना था। अगला है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, प्राणचंद चौहान या फिर निर्मल वर्मा। तो इसका सही जवाब है गोपाल राम गहमरी। ये जासूसी उपन्यास सबसे ज्यादा इन्होंने ही लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली, प्लेग की चुड़ैल। तो प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन ने लिखी, दुलाई वाली जो है बंग महिला जिसको राजेंद्र माला घोष कहते हैं उसने लिखी, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी इंदुमती हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचयिता है। तो रामायण महानाटक किसने लिखा था? प्राणचंद चौहान ने, तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने या फिर केशवदास ने। यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे राम कथा लिखने वालों के दे रखे हैं। इसका सही जवाब है प्राणचंद चौहान। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी। इसके अलावा 3 और बड़े कवि हैं जिन्होंने रामायण लिखा। तमिल में कंबन ने और बंगाली में कृतवासी ने, जिसको आधार मान करके निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू या पंच परमेश्वर। तो देखिए ये सारे उपन्यास है और ये जो चौथा ऑप्शन है ये एक उपन्यास नहीं है, ये कहानी है। इसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। निसहाय हिंदू भारतेंदु ने लिखी थी, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा और भाग्यवती सिद्धाराम फुल्लोरी ने लिखा। तो इसका सही जवाब है 1892 में लिखा गया परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, किस नाटककार को पुरातन पंथी नाटककार कहा जाता है? पुरातन पंथी नाटककार का मतलब होता है अपने नाटकों में इतिहास और पुराणों की बातें जिसने ज्यादा लिखी है, ऐसी विचारधारा वाला नाटककार किसको कहा जाता है? भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, रामकुमार वर्मा को और किशोरीलाल गोस्वामी को। सबसे बड़ी बात है ये चारों के चारों बड़े नाटककार है, लेकिन पुरातन पंथी नाटककार जिसको कहा जाता है वो है जयशंकर प्रसाद। नाटक सम्राट भी इनको कहा जाता है, सबसे ज्यादा नाटक इन्होंने लिखे। भारतीय उपेक्षित नारियों पर सर्वाधिक किस कवि ने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, दिनकर ने या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेख छापा था काव्योत्तर उपेक्षिताएं, अर्थात भारत की वो नारियां जिनके पतियों को तो कवियों और लेखकों ने अमर कर दिया लेकिन उन नारियों के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो उन नारियों पर सबसे ज्यादा किसने लिखा? इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त ने। आपने बहुत सी रचनाएं पढ़ी होगी, यशोधरा है, आपने उर्मिला के बारे में, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पत्नी के बारे में, इन सब के बारे में लिखा। किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? द वेरी फर्स्ट ऑफ छायावाद। छायावाद का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है? झरना को, कामायनी को, गुंजन को, पल्लव की भूमिका को। तो देखिए झरना से तो छायावाद की शुरुआत मानी जाती है 1918 से। कामायनी छायावाद का सबसे बड़ी रचना मानी जाती है। गुंजन भी छायावादी रचना है और छायावाद का जो मैनिफेस्टो है वो पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। ये सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा। अगला प्रश्न है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आसान प्रश्न है लेकिन फिर भी यहां रख दिया है, प्रसाद को, पंत को, निराला को या फिर महादेवी को। तो छायावाद का जो प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, इसे छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। तो ये आपके 30 प्रश्न थे। हम जल्द अगले प्रश्न लेकर के शामिल होते हैं। इनको देखें, इनको हो सके तो इनको चिन्ह लगा लेवे ताकि परीक्षा में दोहराने के लिए सुविधा है।